मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। श्रोताओं, फिर से एक बार स्वागत करते हैं हम आपका अपने प्रोग्राम बॉर्न टू बी रिमेम्बर में। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉर्न टू बी रिमेम्बर और आज यानी 23 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड बुक डे, या इसे कई जगहों पर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में भी मनाते हैं। यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाने वाला वर्ल्ड बुक डे प्रमोट करता है रीडिंग को, पब्लिशिंग और कॉपीराइट को। वर्ल्ड बुक डे को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 23 अप्रैल 1995 को। और चलिए अब बात करते हैं उन पर्सनालिटीज की जिनका आज जन्मदिन है। यूँ तो कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं, लेकिन यहाँ कहानी जरा अलग है। यहाँ काम उंगलियों ने और दिमाग ने किया। हम बात कर रहे हैं आकृत जसवाल की, जिन्होंने 7 साल की छोटी सी उम्र में वो कर दिखाया जो शायद मुन्ना भाई MBBS भी करने से घबराते। आकृत ने छोटी सी उम्र में एक 8 साल की बच्ची की सक्सेसफुल सर्जरी परफॉर्म की और ये मेडिकल साइंस के इतिहास में एक चमत्कार है। 11 साल की उम्र के बच्चे जहां स्कूल बंक करने और स्कूल से एब्सेंट होने के बहाने ढूंढते हैं, वहीं आकृत ने छोटी सी उम्र में मेडिकल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और उसी साल उन्हें लंदन के मशहूर इंपीरियल कॉलेज ने अपने यहाँ आमंत्रित किया। आज आकृत का IQ लेवल 143 है, जो किसी भी स्केल पे इस उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा है। करोड़ों की आबादी वाले भारत में ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। आकृत के पेरेंट्स कहते हैं कि उन्हें इस बात को समझने में देर नहीं लगी कि उनका बेटा स्पेशल है। उनकी माँ रेखा के शब्दों में, आकृत बहुत जल्दी चीजों को सीखता है। जैसे ही वो शब्दों को पहचानना सीख गए, हमने उन्हें शब्दों को जोड़ना सिखाया और उन्होंने लिखना भी खुद से शुरू कर दिया। उस वक्त उनकी उम्र 2 साल रही होगी। 5 साल की उम्र तक आते आते उन्हें स्कूल में दाखिला मिल गया और उसके अगले साल ही उन्होंने स्कूल में मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस लेनी शुरू कर दी। आप सोचकर हैरान हो रहे होंगे, इस उम्र में तो बच्चे सिर्फ लफ्जों को जोड़ना सीख पाते हैं और यहाँ आकृत शेक्सपियर तक को पढ़कर समझ चुके थे। लेकिन आकृत की रुचि मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में ज्यादा थी। एक पैशन, एक जुनून, और यही पैशन जिसे देखकर वहां के लोकल डॉक्टर्स ने उन्हें अपने साथ सर्जरी में भी बैठने की इजाजत दे दी। उस वक्त उनकी उम्र 6 साल की थी और यहीं से उनकी रुचि ने विस्तार रूप ले लिया। मेडिकल साइंस और सर्जरी के बारे में जो भी लेख, जर्नल्स, किताबें मिली, उन्होंने पढ़ ली। इसे एक बच्चे की जिज्ञासा कहिए या कुछ और, मगर जब 7 साल की उम्र में एक गरीब परिवार ने उनके हुनर के बारे में सुना तो उनसे पूछा कि क्या वो उनकी बेटी की सर्जरी करेंगे। उस परिवार के पास देने के लिए कुछ नहीं था। आकृत ने बिना पैसे लिए एक कामयाब सर्जरी की और ये आज तक एक परियों की कहानी सा लगता है। आकृत कहते हैं कि उनके पास हजारों मेडिकल आइडियाज हैं, मगर वो अभी सिर्फ कैंसर की क्योर की ओर तवज्जो दे रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी रिसर्च से एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है जिसे ओरल जीन थेरेपी कहते हैं, एंड ही इज वर्किंग ऑन दैट मैकेनिज्म। आकृत, जो इस वक्त जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में बैचलर्स कर रहे हैं, कहते हैं कि एक दिन उन्हें उम्मीद है कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकेंगे। सो Akrit, best of luck to you, and we hope you continue to progress in bringing better medical cure to the world. Born to be remembered, born to be remembered. हम जब फिजिक्स की बात करते हैं तो हम एल्बर्ट आइंस्टीन को याद रखते हैं, मगर शायद मैक्स प्लैंक के योगदान का जिक्र भी नहीं करते, जिन्होंने थियोरेटिकल फिजिक्स को नए आयाम दिए और इसके लिए उन्हें 1918 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से नवाजा गया।
जिन्हें क्वांटम थ्योरी का जन्मदाता कहा जाता है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ने मिलकर आज मॉडर्न फिजिक्स को नई ऊंचाइयां दी हैं। मैक्स प्लैंक का पूरा नाम मैक्स कार्ल अर्न्स्ट लुडविग प्लैंक है। इनका जन्म अप्रैल 23, 1858 में जर्मनी के कायल होल्स्टीन प्रांत में हुआ। इनके पिता पेशे से यूनिवर्सिटी ऑफ कायल में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रोफेसर थे, जो बाद में गॉटिंगन चले गए। 1867 में प्लैंक अपनी फैमिली के साथ म्यूनिक आ गए। यहां उनकी मुलाकात हर्मन म्यूलर से हुई, जो एक मैथमेटिशियन थे। म्यूलर ने प्लैंक को मैथमेटिक्स के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी और मैकेनिक्स की शिक्षा दी। म्यूलर से ही उन्होंने पहली बार प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को जाना और सीखा। ये शायद कम ही लोग जानते हैं कि मैक्स प्लैंक को संगीत में बहुत रुचि थी। उन्हें पियानो, ऑर्गन और चेलो बजाने में दक्षता हासिल थी, मगर उन्होंने म्यूजिक के ऊपर फिजिक्स को तरजीह दी। और शायद इसीलिए जब यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक के प्रोफेसर ने उनसे कहा कि इस फील्ड में तो सभी डिस्कवरी हो चुकी हैं और करने को कुछ नहीं बाकी, प्लैंक ने कहा कि वो कुछ नया खोजना नहीं चाहते, मगर वो इस फील्ड के फंडामेंटल्स को समझना चाहते हैं। मगर प्लैंक ने वो कर दिखाया जो शायद उस वक्त के फिजिसिस्ट्स ने सोचा तक नहीं था। क्वांटम थ्योरी, जिसको 2 हिस्सों में पब्लिश किया गया, थर्मोडायनेमिक्स 1897 और Theory of Heat Radiation 1906. It is called the turning point in the history of physics. उनके इस योगदान के लिए उन्हें 1926 में फॉरेन मेंबरशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी से नवाजा गया और फिर 1928 में उन्हें सोसाइटी के कोपले मेडल से सम्मानित किया गया। शिष्टला श्री राममूर्ति जानकी, उनके नगमों का जादू, उनके चेहरे की चमक, कौन भूलेगा वो अंदाज और उनकी आवाज की खनक, जिनकी आवाज का सुरूर इस तरह दक्षिण भारत को चढ़ा कि उन्हें द नाइटिंगेल ऑफ साउथ के खिताब से नवाज दिया गया। तकरीबन 20,000 गानों को अपनी आवाज से सजाने वाली श्री राममूर्ति जानकी का जन्म 23 अप्रैल 1938 में गुंटूर में हुआ। पहली बार उन्होंने अपनी आवाज तमिल फिल्म विधिइन विलायट्टू में दी। एस जानकी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1976 और 1999 के बीच हर बड़ी फिल्म में उन्होंने अपनी आवाज का जौहर दिखाया। अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन की काबिलियत से उन्होंने करीब 5 जुबानों में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम और हिंदी में गाने रिकॉर्ड किए। अपनी आवाज के जादू से 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड्स और 31 अलग अलग स्टेट फिल्म्स अवार्ड जीते। एसपी बालासुब्रमण्यम और कॉम्पोजर इलियाराजा के साथ एस जानकी की तिकड़ी ने दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को दर्जनों हिट्स दिए और यही वजह है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एस जानकी को आज भी वो रुतबा हासिल है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लता मंगेशकर को है। सुरों की ईश्वर कोकिला को हमारी तरफ से जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। आइए सुनते हैं उनका गाया ये प्यारा सा गीत। बोलो तुम्हें कैसे
आज जब जिक्र आवाजों का छिड़ा है तो रॉय केल्टन ऑर्बिसन को कैसे भूला जा सकता है, जिनकी सशक्त और भारी आवाज ने 60 के दशक में कोहराम मचा दिया था। रॉय केल्टन ऑर्बिसन का जन्म 23 अप्रैल 1936 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ। अपने करियर की शुरुआत ऑर्बिसन ने हाई स्कूल के वक्त रॉकेबली और कंट्री म्यूजिक से की। म्यूजिक से उनका लगाव 6 साल की उम्र से ही हो गया था, जब उनके 6वें जन्मदिन पर उनके फादर ने उन्हें गिटार गिफ्ट किया। और खुद ऑर्बिसन ने ये बात बाद में मानी कि उन्हें उसी वक्त ये महसूस हो गया था कि म्यूजिक ही उनकी जिंदगी है। पर ऑर्बिसन को इंतजार करना पड़ा। 1955 में जॉनी कैश के सजेशन पे वो सैम फिलिप से मिलने सन रिकॉर्ड्स गए। उस वक्त एल्विस प्रेस्ले और कैश सन रिकॉर्ड्स के अंडर सॉन्ग्स रिकॉर्ड करते थे। आफ्टर लिसनिंग टू टीन बैंड, फिलिप साइंड कॉन्ट्रैक्ट और फिर ऑर्बिसन बिग ओ के नाम से मशहूर हुए। मगर सबसे बड़ी कामयाबी ऑर्बिसन को 1960 से 64 के बीच में मिली। मॉन्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स के साथ उनके 22 गाने बिलबोर्ड टॉप 40 पर छाए रहे। डेविड लिंच की ब्लू वेलवेट में उनके गाए इन ड्रीम गाने को बहुत पॉपुलैरिटी हासिल हुई। उनके गाए गाने आज भी बहुत पॉपुलर हैं, जैसे ओनली द लोनली, क्राइम एंड ओ प्रिटी वुमन। Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman. And you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman, say you'll stay with me. 'Cause I need you, I'll treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away. Hey. Okay. If that's the way it must be, okay. I guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Oh, pretty woman. म्यूजिक की सबसे जानी मानी पत्रिका रोलिंग स्टोन्स ने ऑर्बिसन को 100 ग्रेटेस्ट सिंगर्स ऑफ ऑल टाइम में 13वां स्थान दिया। वहीं उसी पत्रिका ने उन्हें द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम में 37वें स्थान से नवाजा। Born to be remembered, born to be remembered. Educate a man and you educate an individual. Educate a woman and you educate a generation. वाह, क्या लाइन थी। वक्त और हालात से लड़ना सबके बस की बात नहीं, और जो लड़ जाए वो जीवट कहलाता है, और दुनिया उसी को याद करती है। इसी कड़ी में हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जिसने औरतों के भविष्य को सुधारने के लिए एक लड़ाई लड़ी। एक जंग
ऐसे विकृत समाज से जहां 10 साल की लड़की को ब्याह दिया जाता था। कहते हैं कि बदलाव के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती। बदलाव एक इंसान से शुरू होता है और फिर वो दूसरों को पहुंचता है। रमाबाई का नाम उसी बदलाव की लड़ाई का एक हिस्सा है, जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी। समाज को बदलना इतना आसान नहीं होता और रमाबाई के लिए ये डगर मुश्किलों भरी रही। रमाबाई ने आर्य समाज महिला की स्थापना की। उनका मकसद था कि हिंदुस्तानी समाज में औरतों की दशा में सुधार और बाल विवाह जैसे प्रचलन से समाज को मुक्ति मिलनी चाहिए। रमाबाई सिर्फ एक सोशल एक्टिविस्ट या रिफॉर्मिस्ट नहीं थी। शी वॉज रेप्यूटेड पोएट एंड स्कॉलर। द हाई कास्ट हिंदू वुमन उनकी पहली प्रकाशित किताब थी। जल्द ही उन्हें ख्याति प्राप्त होने लगी और ये उसी ख्याति का नतीजा था कि उन्हें कलकत्ता से बुलावा आ गया। वहाँ के पंडितों ने जब रमाबाई को सुना तो भाव विभोर हो गए और उन्हें सरस्वती की उपाधि से नवाजा। 1882 में वो पूना चली गई और वहीं आर्य महिला समाज की स्थापना की। सरकार ने एक कमीशन का गठन किया जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई, जिसमें रमाबाई ने ट्रेंड टीचर्स और वुमेन इंस्पेक्टर्स को शामिल करने की बात रखी। 5 अप्रैल 1922 को रमाबाई का देहांत हो गया। उस वक्त वो 64 साल की थी, लेकिन मरने से पहले उन्होंने हिंदुस्तानी समाज में औरतों की शिक्षा को एक नया आयाम दिया। हमारी तरफ से ऐसी महान महिला को श्रद्धांजलि। हम आम इंसान अक्सर जब कल्पना के समंदर में गोता लगाते हैं तो खुद को उन लोगों से जोड़ने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इस दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाया है। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के इस पड़ाव में आज हम एक ऐसे स्टार के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी काबिलियत से हॉलीवुड में अपना एक मकाम बनाया है और जिनकी जड़ें हिंदुस्तान से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देव पटेल की, जिन्होंने डैनी बॉयल की स्लम डॉग मिलियनेयर में जमाल मलिक के रोल से आप सबका दिल जीत लिया। 23 अप्रैल 1990 को जन्मे देव ने शायद ही सोचा था कि वो एक दिन हॉलीवुड के नामचीन अदाकारों के साथ काम करेंगे। लंदन में जन्मे देव पटेल के माता पिता का ताल्लुक भारत के गुजरात प्रांत से है। पटेल खुद कहते हैं कि वो काफी एनर्जेटिक थे, इसलिए अक्सर स्कूल में लड़ाई झगड़े कर लेते थे। 2000 में उन्होंने ताइक्वांडो की ट्रेनिंग लेनी शुरू की और 2004 में AIMAA यानी एक्शन इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एसोसिएशन की चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। एक्टिंग में उनका करियर 2006 में स्टार्ट हुआ, जब एक टीन ड्रामा टेलीविजन सीरीज स्किन्स के ऑडिशंस को तीसरे राउंड में उन्होंने क्लियर कर लिया और उन्हें एक ब्रिटिश पाकिस्तानी टीन अनवर खराल का रोल दिया गया। उनकी पहली फीचर फिल्म डैनी बॉयल की स्लम डॉग मिलियनेयर रही, जिसमें उन्होंने जमाल मलिक के किरदार को बखूबी निभाया। इस फिल्म को 8 अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड भी शामिल है। पटेल अब तक द लास्ट एयरबेंडर, द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल और अबाउट चेरी जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। देव पटेल को हमारी तरफ से उनके करियर के लिए बेस्ट ऑफ लक और उम्मीद करते हैं कि वो हॉलीवुड और बॉलीवुड में यूं ही काम करते रहेंगे। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो, जय हो। सच्ची मैंने जान गंवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे यादगार शख्सियतों की सफलता की कहानियों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,